नमस्कार, मैं मुकेश वत्स पब्लिक एशिया में आपका स्वागत करता हूं। आज केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले के साथ पब्लिक एशिया की टीम ने खास मुलाकात की। खास मुलाकात में नेशनल एडिटर स्वाति वर्मा और राजनीतिक संपादक श्रीकांत भाटिया मौजूद रहे। क्या रही खास बातचीत, दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक एशियन न्यूज़ के खास बातचीत में। आज मेरे साथ मौजूद हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मंत्री रामदास आठवले जी। सर, स्वागत है आपका पब्लिक एशियन न्यूज़। हाँ, बोलो स्वाति जी। नमस्कार। पब्लिकेशन के लिए मेरी हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभेच्छा। सर, जैसा कि सुनने में आया है, आपने एक बयान दिया है कि अब राज्यों को भी ओबीसी आरक्षण का अधिकार मिलेगा। क्या है ये पूरा मामला? आप इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? हाँ, तो मतलब जिस तरह आर्टिकल 102 है उसके मुताबिक राज्यों को किसको अधिकार आरक्षण का देना है, मतलब आरक्षण किसको दे देना है, ये अधिकार राज्यों को देने का कानून है। और जिस तरह महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के संबंध में जब सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई राज्यों को अधिकार नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि संविधान में आर्टिकल 102 के अंतर्गत इसको बैकवर्ड समझना है, वो अधिकार राज्यों को है। तो इसीलिए मतलब हमारा मंत्रालय विचार कर रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस पर बहुत बड़ी गंभीर है और बहुत ही जल्द मतलब इसके संबंध में अमेंडमेंट का बिल आ सकता है। तो उसके लिए मतलब हमारा कहना है कि राज्यों को अधिकार है। अगर मराठा समाज को आरक्षण देने का निर्णय अगर महाराष्ट्र सरकार ने लिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट करने के बाद अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से कानून बनता है, 102 में अमेंडमेंट करने का कानून बनता है, तो ऑटोमेटिकली राज्यों को अधिकार मिलेगा। और मराठा आरक्षण हो, जाट आरक्षण हो, राजपूत ठाकुर आरक्षण हो, सबको आरक्षण देने का निर्णय हो सकता है। सर जी, आप समझते हैं कि ये बिल शीतकालीन सत्र तक आ जाएगा? हाँ, मतलब कोशिश हमारी है कि भाई शीतकालीन सत्र में आ जाए, लेकिन इतना हंगामा जो चल रहा है तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई इस सत्र में शायद वो नहीं आ सकता है। तो आने वाले विंटर सेशन में वो कानून। तो क्या क्या सर सरकार को इसमें चुनौतियां आ सकती हैं? आपको लगता है ये संशोधन कब तक हम लोग ला सकते हैं और सरकार को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? नहीं, सरकार तो चुनौतियों का सामना कर ही रही है, लेकिन इस कानून के बारे में जरूर हम सीरियस है। और ये अधिवेशन में तो शायद दिखते हैं, लेकिन ये अधिवेशन में ना नहीं आया तो अगले अधिवेशन में अमेंडमेंट का कानून आ सकता है। लेकिन सरकार इसमें संशोधन आने से पहले क्या आप सब ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाकर ये बात वहाँ रखेंगे सर? अभी उसके संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे। अभी मुझे लगता है कि ऑल पार्टी की मीटिंग की आवश्यकता नहीं है, सभी पार्टी के सपोर्ट ही है, इसीलिए इसके लिए कोई असहमति का विषय नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि सर अगर सरकारों को अधिकार दे दिया गया तो सरकार अपनी मनमानी भी कर सकती है? मनमानी का विषय नहीं है। जिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए उन लोगों को न्याय देने का अधिकार राज्यों को मिलेगा। और फिर कोर्ट के बारे में जो कोर्ट उसको अवॉइड कर रहा है, कोर्ट उनको राज्यों को अधिकार नहीं दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये अमेंडमेंट हो जाएगी तो राज्यों को अधिकार मिलेगा। और जो लोगों की मांग है, जो क्षत्रिय समाज है, ब्राह्मण समाज है और भी समाज है, तो उसके समाज के गरीबों को रिजर्वेशन देने की मांग है। सभी लोगों को देने का विषय नहीं है। जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर होगा ईयरली, उन फैमिली को उसका फायदा मिलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सभी को फायदा देने का विषय नहीं है। बिल्कुल सर, 26 सितंबर से एक बहुजन समाज यात्रा निकाली जा रही है जो कि 18 दिसंबर तक चलेगी। तो इस यात्रा का क्या संदेश है, उद्देश्य क्या है इस यात्रा का? तो 26 सितंबर को गाजियाबाद से एक बहुजन कल्याण यात्रा के नाम से हम यात्रा निकाल रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 18 मंडल में यात्रा का घूमेगी। और वहाँ हम गांव का विकास कितना हुआ है, गांव के विकास के लिए क्या करना चाहिए, केंद्र सरकार ने क्या करना चाहिए, राज्य सरकार ने क्या करना चाहिए, जिला पंचायत ने क्या करना चाहिए, पंचायत समिति ने क्या करना चाहिए, ग्राम पंचायत ने क्या करना चाहिए, और सरकार के तरफ से गांव के डेवलपमेंट के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं। वहाँ पीने के पानी की समस्या कहाँ कहाँ है, इरिगेशन की समस्या कहाँ कहाँ है, बेरोजगार की समस्या क्या है, उसके लिए मतलब किस तरह उद्योग हर जिले में आ सकते हैं। तो इसी तरह एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के बारे में भी हम लोगों से चर्चा करेंगे।
और जो स्वयं रोजगार है, जो हमारे पढ़े लिखे लड़के हैं, उन्होंने मतलब खाली नौकरी करने का विचार ना करते हुए उन्होंने अपना रोजगार गांव-गांव में, तालुका में, जिले में अगर वो शुरू करते हैं तो 10, 20, 50, 100, 200, 300 लोगों को रोजगार दे सकते हैं और ग्रामीण इलाके के लोगों को रोजगार अच्छे तरह में मिल सकता है। तो बहुत सारे समस्याओं के बारे में हम किसान की समस्या है, शेड्यूल कास्ट की समस्या है, ट्राइबल की समस्या है, बहुजन समाज की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, दलित पर होने वाले अत्याचार है। तो ऐसे विषय पर भी हम लोगों से अपील करेंगे कि भाई हम सब लोग एक है और बाबा साहब के संविधान के मुताबिक हम सब लोगों ने एक साथ बैठकर अपने जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए और कहाँ किसी पर भी अत्याचार नहीं होना चाहिए, ना महिला पर अत्याचार होना चाहिए, ना दलित पर अत्याचार होना चाहिए। तो हम सब लोगों ने विकास की दिशा से आगे बढ़ना चाहिए। ये संदेशा लेकर हम पूरे जिले में हमारी पार्टी के वर्कर जाएंगे और 18 दिसंबर को रमाबाई मैदान जो लखनऊ में है वहाँ मतलब एक बड़ी सभा, लाखों की संख्या में सभा होगी। उसमें माननीय जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है उनको बुलाने वाले हैं। और ये यात्रा जो है ये रिपब्लिकन पार्टी का पुनर्जीवन करने के लिए इस रैली का बहुत अच्छा उपयोग होगा और जन जागृति करने का भी इसमें हम काम करेंगे। और जो अलग अलग पार्टी से भी लोग, जिस तरह मैं लखनऊ में मैं था 31 को, तो वहाँ बसपा के, सपा के, कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता रिपब्लिकन पार्टी में आए हैं। तो इसी तरह लगातार पार्टी में आने की संख्या बढ़ती जा रही है। और जिस तरह बहुजन समाज पार्टी ने हमारा जो जगह है ले लिया है, बहुजन समाज पार्टी के पहले रिपब्लिकन पार्टी वहाँ थी, हाथी सिंबल हमारा था। एक बार चरण सिंह के सरकार में हमारे 4 मंत्री हुआ करते थे, हमारे 19 एमएलए हाथी सिंबल पर चुनकर आए थे। लेकिन बाद में हमारे पार्टी के जो सीनियर नेता बीपी मौर्य जी है, रामधन है, संगपुरी गौतम जी है, ऐसे नेताओं ने पार्टी आरपीआई छोड़कर वो कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में चले गए और इसीलिए मतलब उत्तर प्रदेश में नॉर्थ इंडिया में हमारा हैकिंग हुआ था। लेकिन अभी बड़ी संख्या में लोग आरपीआई में आ रहे हैं और मेरी पार्टी आज भारत के हर कोने कोने में है। मतलब इतनी पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी कोशिश चल रही है, लेकिन हर जाति के लोग, चाहे हिंदी हो, सिंधी हो, दलित हो, आदिवासी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जैन हो, ईसाई हो, सिख हो, तो सभी जाति धर्म के लोग मेरे पार्टी में आ रहे हैं। और ये पार्टी बाबा साहब का मिशन है, ये मिशन एकता का मिशन है, विकास का मिशन है और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने का मिशन है। और इसीलिए हम लोग आरपीआई का झंडा लेकर, नीला झंडा लेकर हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं। और भविष्य में रिपब्लिकन पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी के रूप में, जहां बीएसपी ने हमारी जगह ले ली है, अब हम बीएसपी की जगह लेना चाहते हैं क्योंकि वो जगह हमारी थी, वो ओरिजिनल। लेकिन जो यूपी के चुनाव है, आपकी भाजपा से बात हो रही है कि कितनी सीटें, आपने 10 सीटें मांगी हैं। हाँ, तो मतलब जिस तरह जेपी नड्डा जी से हमारी आधा घंटा तक बात हुई थी और उनके साथ भी हमने 5 राज्यों में आने वाले चुनाव के बारे में उनकी चर्चा की थी। उसमें विशेषकर उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण स्टेट है और उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी भी ज़्यादा है और दलित वोट पर खाली मायावती का अधिकार है ऐसा समझना ठीक नहीं है, उस पर हमारा भी अधिकार है। और अगर बीजेपी आरपीआई को साथ लेती है, एक 8-10 सीटें देती है, तो जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है, जहाँ दलित बहुल एरिया है, वहाँ रिपब्लिकन पार्टी अगर सीटें लड़ती है तो हमें अच्छी सफलता मिल सकती है, बीजेपी को भी फायदा हो सकता है। इसीलिए बातचीत चल रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी हमारी आधा घंटा तक बात हुई और उनके सामने भी हमने ये प्रस्ताव रखा है, तो उन्होंने बोला है कि हम पॉजिटिव विचार करेंगे। तो इससे रैली से पहले आप उत्तर प्रदेश में कुछ अपनी सभाएं करेंगे या लोगों से मिलने उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और कहाँ जाएंगे? हाँ, मतलब जो रैली जब चलेगी तब जहाँ जहाँ मंडल है, मंडल प्लेस है, 18 मंडल है, वो 18 मंडल में मैं जाऊँगा और आखिर के जो 18 दिसंबर की सभा है उसमें मैं सम्मिलित हो जाऊँगा। तो इसी तरह मैंने मेरा प्लान तैयार किया है। अगर लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है और लखनऊ की सभा बड़ी अगर हो जाती है तो ज़रूर बीजेपी आरपीआई को साथ लेने का विचार करेगी।
लेकिन जो यात्रा है उसमें यात्रा में आप भी साथ होंगे किसी किसी जगह पर? नहीं, मैं तो जो बताया कि मंडल का जो प्लेस है वहाँ मैं रहूँगा, मतलब जहाँ जहाँ जो 18 मंडल है तो 18 जगह पर मैं रहूँगा, और लखनऊ में आखिर में मैं रहूँगा। सर, आपका एक बयान बहुत पॉपुलर हुआ अभी 4-5 दिन पहले जब ममता जी ने दिल्ली विजिट की। उन्होंने कहा कि 24 में खेला होवे, तो आपने उसके जवाब में बोला कि मेला होवे। तो उसका आशय आपका क्या था? मेरा आशय ये था कि ममता बनर्जी कितनी भी कोशिश करे, लेकिन ममता बनर्जी को जो वहाँ सफलता मिली, जिस तरह ममता बनर्जी को सफलता मिली उसी तरह बीजेपी को भी 3 सीटों से लेकर 77 सीटों तक उनको भी सफलता मिली। जरूर अमित भाई का कहना था कि भाई हम 200 सीटों तक पहुँचेंगे, क्योंकि वैसा वातावरण पूरा वेस्ट बंगाल में बन चुका था। बहुत सारे उनके 60-65 MLA ने ममता बनर्जी को छोड़कर, टीएमसी छोड़कर बीजेपी में प्रवेश किया था। बड़े बड़े नेता लोग बीजेपी में आए थे। तो वहाँ ये हुआ कि ममता वर्सेस बीजेपी, इसी तरह का संघर्ष वहाँ हुआ, नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी। और वहाँ थोड़ा सा ये हुआ कि जिस तरह का कम्युनिस्ट पार्टी ने वोट लेना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी की सीटें 400 वोट से लेकर 2000-4000 तक कम से कम 100 से ज़्यादा सीटें हारी है, और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं मिला। और उसका नेगेटिव इफेक्ट बीजेपी के लिए ऐसा हुआ कि बीजेपी की सीटें कम वोटों से हार गई। इसीलिए ममता बनर्जी को अपेक्षा से ज़्यादा सीटें में मिली है। कम्युनिस्ट पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को वोट ही नहीं मिला, बहुत कम वोट में मिला। तो इसीलिए मतलब बीजेपी की हार हो गई। लेकिन हम बीजेपी की हार नहीं मानते हैं। बीजेपी को 77 सीटें मिली है 3 सीटों में से। तो अभी ममता बनर्जी के दिमाग में ये लग रहा है कि भाई 2024 में भी खेला हो भी, तो खेला हो भी, तो मेरा कहना है कि अगर 2024 में खेला हो भी नहीं तो नरेंद्र मोदी जी का सत्ता का मेला हो भी, तो नरेंद्र मोदी जी का मेला होगा सत्ता का। मतलब जितनी सीटें अभी हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। हाँ, मतलब जो अभी 303 सीटें पर बीजेपी है, तो बीजेपी 325-330 के ऊपर 40 के ऊपर जा सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। कोरोना में अभी लॉकडाउन हुआ, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का काम हुआ, किसानों के लिए भी बहुत अच्छे निर्णय हो गए। और अभी ये बचे हुए 3.25 सालों में भी मतलब नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार जो है ये सब वर्गों के लिए काम करती रहेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भूमिका लेकर हम सभी वर्गों को न्याय देने का काम करेंगे। हमने जो 10% आरक्षण इकोनॉमिक सेक्शन को दे दिया है हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने, उसका फायदा ब्राह्मण हो, सिंधी हो, या हिंदू हो, मुसलमान हो, या कोई भी जाति का आदमी हो, सभी लोगों के लिए 10% आरक्षण शिक्षा में और नौकरी में दे दिया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हर जाति के बारे में हमारी सरकार विचार करती है, और इसीलिए मुझे लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, सत्ता में आएंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर, अभी जो विपक्ष की एकता की बात हो रही है, आज ही राहुल गांधी ने चाय पर सबको बुलाया, लेकिन उसमें बीएसपी और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई। तो आपको लगता है कि फ्यूचर में इस तरह सब इकट्ठा एक साथ नहीं हो सकते? अगर मोदी जी के खिलाफ एक कुछ विपक्ष एकता की बात होती है कि एक प्रोबेबल कैंडिडेट कोई आ जाए, आपको लगता है कि ऐसा इस जो आजकल वातावरण चल रहा है उस हिसाब से नहीं हो पाएगा? मुझे लगता है कि अगर ऐसा होगा, ऐसा लगता नहीं, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री के हर पार्टी के एक ही कैंडिडेट है। जिस तरह संजय राउत ने बोला कि भाई हमारे वहाँ पवार साहब का नाम लोग कुछ चलाते हैं, तो वहाँ मतलब माननीय उद्धव ठाकरे जी भी मतलब कैंडिडेट हो सकते हैं, वो भी देश का नेतृत्व कर सकते हैं, ऐसा शिवसेना का कहना है। ममता जी है, वो एक कैंडिडेट है ही है, और कांग्रेस का कैंडिडेट भी है, राहुल गांधी है या सोनिया गांधी है। हर पार्टी में मतलब उनका कैंडिडेट है, तो विपक्षी दलों की एकता होगी नहीं, और होती भी है तो भी बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा, नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि एक साइड में नरेंद्र मोदी और दूसरे साइड में सब, तो जनता तो सोचेगी कि भाई ये तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये पूरे लोग टूट पड़े हैं। इसीलिए जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेगी, उनके कार्यक्रमों के साथ रहेगी, और 2024 का जो खेला है वो हमारा सत्ता का मेला होगा। देश की जनता के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता भी आपको बहुत पसंद करती है, जिसकी वजह से बहुजन समाज का
जो वोट है वो आप भाजपा की तरफ आकर्षित कर लेते हैं, इसका क्या राज है? नहीं, इसका राज ये है कि मैंने जो पहले बोला कि दलित वोट पर खाली बीएसपी का अधिकार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की सही पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है, और इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी को यूपी में वोट मांगने का अधिकार है बाबा साहब के नाम पर। और बाबा साहब का मिशन और बाबा साहब ने जो खुद पार्टी बनाई थी रिपब्लिकन पार्टी, उस पार्टी का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, और मैं सभी वर्गों को साथ में लेने की बात कर रहा हूँ, दलितों को साथ में लेने की बात कर रहा हूँ। और इसीलिए अगर रिपब्लिकन पार्टी को बीजेपी साथ में रखती है तो बीएसपी का भारी नुकसान होगा, और बहुत सारा परसेंटेज दलितों का वोट जो है ये बीजेपी की तरफ लाने में हमें अच्छी सफलता मिलेगी। इसीलिए बीजेपी ने जरूर रिपब्लिकन पार्टी के बारे में विचार करना चाहिए। हमारी पार्टी खाली महाराष्ट्र में नहीं, देश के हर कोने कोने में है। नॉर्थ ईस्ट में मेरी पार्टी है। तो आने वाली जो 5 राज्य है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है, ऐसे 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, तो 5 राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी है। और 5 राज्यों में आरपीआई के साथ अलायंस करने के बारे में हमने माननीय जेपी नड्डा साहब से एक मेमोरेंडम दिया है, पत्र दे दिया है। और यूपी में हमको 8-10 सीटें मिलनी चाहिए, और बाकी के राज्यों में 2-3 सीटें भी अगर मिलती है तो भी मतलब आरपीआई बीजेपी के साथ रहेगी, क्योंकि बीजेपी का एक पार्टनर के रूप में हम काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को हम पसंद करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी दलितों के आरक्षण का संरक्षण कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी दलितों को और बाबा साहब को न्याय देने की हमेशा बात करते रहते हैं। बाबा साहब के संविधान को माथा टेकते हैं। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने संविधान को माथा टेका नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी संविधान को माथा टेकते हैं, संविधान का भारत खड़ा करने की बात करते हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारा दलित समाज बड़ी संख्या में आज भी है। इसीलिए बीजेपी को सत्ता मिलने में दिक्कत नहीं है। और इसीलिए आपने देखा है कि 282 सीटों के बाद 2014 के बाद 2019 में 303 सीटें मिली थी। अभी विरोधी दल वाले कितना भी हंगामा करे, 2014 में भी 2019 में भी राहुल गांधी ने राफेल करते करते राहुल गांधी जो है ये मतलब इतने परेशान थे कि मोदी जी पर रोज अटैक करते थे, लेकिन बीजेपी को 303 सीटें मिली, अपने बलबूते पर सत्ता लाने में उनको सफलता मिली। उसी तरह 2024 में भी मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 2029 में भी एनडीए की सरकार आएगी, 2034 में भी एनडीए की सरकार आएगी। जब तक बीजेपी को और एनडीए को मतलब कोई चैलेंज नहीं खड़ा होता है, तब तक हमारी सत्ता आती रहेगी और हम लोगों के लिए काम करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, लोगों को न्याय दिलाने का और उनको उनके अधिकार को दिलाने का आपका जो काम है बहुत ही सराहनीय है, और पब्लिक एशिया इसमें आपके साथ हमेशा खड़ी है। हाँ, मतलब आपके चैनल का नाम है पब्लिक एशिया। तो एशिया जो है, एशिया हमारा एक बहुत बड़ा एक डिवीजन, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिनेंट। हाँ, तो मतलब तो इसीलिए पब्लिक एशिया ने आज तक बहुत अच्छा काम किया है। इसका न्यूज़पेपर भी है, चैनल भी है, और मैं पब्लिक एशिया को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और मैं करता हूँ पब्लिक एशिया के दुश्मनों का सामना, और मैं देता हूँ पब्लिक एशिया को मेरे तरफ से शुभकामना। थैंक यू सर, धन्यवाद। मैं आपका स्वाति जी धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे बहुत अच्छे सवाल पूछे और मुझे जवाब देने का मौका आपने दे दिया। हमारे भाटिया जी भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और वो भी आज इस चर्चा में शामिल हुए, इंटरव्यू में शामिल हुए। इसीलिए मैं स्वाति जी का और भाटिया जी का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, और जय पब्लिक एशिया। थैंक यू सर, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।